बहुत सारी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में आपकी वेबसाइट्स पहले से ही क्रिएटेड रहती हैं। इन केस अगर आप किसी पोजीशन के लिए हायर किए जाते हो एज अ एसईओ इंटर्न, एग्जीक्यूटिव, स्पेशलिस्ट या फिर फर्दर मोर पोजीशंस के लिए, उस सिनेरियो में आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर वेबसाइट से कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसा कि आपके जो भी सीनियर अथॉरिटी आपको बोले, रेगुलर या ऑल्टरनेटिवली 50-50 रेशियोस रहता है, ज्यादातर तो रेगुलर बेसिस पे रहता है। अब एसईओ जो आपका होता है बेसिकली ये टोटली ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मींस कि आपको एक सिंगल पेनी इन्वेस्ट नहीं करनी होती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका एसईओ है, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग कहते हैं एसईओ को, वो आपका साथ ही साथ गूगल के एल्गोरिदम्स पे वर्क करता है, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हुए भी हैं, बहुत सारे चेंजेस मतलब जो न्यू अपडेट्स आए थे उनको कैंसिल भी किया गया है, कुछ पुराने ही पैरामीटर्स पे एसईओ अभी भी वर्क करता है। एसईओ एक बहुत वास्ट ऐसा आप बोल सकते हो टॉपिक है, जिसमें आए दिन कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, कुछ आपको अपडेट्स मिलेंगे, कुछ अपडेट कैंसिल्ड मिलेंगे, तो बहुत सारे आपको फ्रीक्वेंट मिलेंगे, ठीक है। अब कोई भी आपकी जो वेबसाइट होती है, ठीक है, उस वेबसाइट को ऑर्गेनिकली कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। सर्च इंजन रिजल्ट पेज का मतलब है ऑर्गेनिकली कि ये जो आपका सर्च इंजन है गूगल, ठीक है, गूगल पे कैसे किसी वेबसाइट को रैंकिंग पे लाया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब एक और चीज है, जितना भी आप डिजिटल मार्केटिंग में सीख रहे हैं ना, जितना भी डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी अच्छी कंपनी या जो वेबसाइट होती है ना, वो पैरेलली हर एक पैरामीटर को फॉलो करती है। पैरामीटर से मेरे कहने का मतलब है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, गूगल एड्स हो, बैकलिंक्स हो, ऑन पेज हो, टेक्निकल एसईओ हो, हर एक सिंगल चीज को, ठीक है, तब कहीं पे जाके किसी एक लेवल पे ग्रोथ होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जैसे कि मैंने कहा, आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये ऑर्गेनिकली काम करता है। और साथ ही साथ ये गूगल में, ये जो आपका सर्च इंजन है, इसके रिजल्ट पेज में, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन सी दिख रही है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की ये वाली कंपनी, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा गया है, विच मीन्स कि ये आपका क्या हो गया है, ऑर्गेनिक हो गया है, ठीक है। ऑर्गेनिक पे आपको बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान देना होता है डेली बेसिस पे। इवन दो आपके कंटेंट से लेके इमेज से लेके हर एक सिंगल चीज का ध्यान देना होता है, ठीक है। ये जो पेज आपके सामने अभी हम जो स्क्रॉल कर रहे हैं ना, इससे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लैंग्वेज में या फिर टेक्निकल टर्म में सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सर्प कहते हैं, सर्च इंजन, ठीक है, रिजल्ट पेजेस, ठीक है। तो ये जो है, जो आपके सामने पेज ओपन है, उसका टेक्निकल जो डिजिटल मार्केटिंग में नाम है वो आपका सर्प है, और फुल फॉर्म है उसका सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। यहां तक कोई प्रॉब्लम या कुछ भी? नो। ओके, अब चलिए, यहाँ पे मैंने एक बेसिक आप बोल सकते हो एक चार्ट प्रिपेयर किया है, वो हम शेयर भी कर देंगे एट द एंड आप लोगों को। एक मिनट, इसको थोड़ा सा लार्ज करने दीजिए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग।
तो सबसे पहली बात, एसईओ हम लोग क्यों करते हैं, देखिए ये थ्योरेटिकल रहेगा, इसके बाद हम लोग पहले प्रैक्टिकल सीखेंगे, बिकॉज बिना थ्योरेटिकल के प्रैक्टिकल पे स्विच करना एसईओ में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो पूरा आज का जो आपका लेक्चर रहेगा वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे रहेगा। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उसका डेफिनेशन भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सिंपली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो आपकी वेबसाइट को, ठीक है, जो भी वेबसाइट पे आप वर्क कर रहे हो ना, उसकी रैंकिंग आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे लाने के लिए क्या करता है, यूज किया जाता है। फिर से हम रिपीट करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कहाँ पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, ठीक है, गूगल के, उसको रैंकिंग में लाने के लिए वेबसाइट को हम लोग एसईओ का यूज करते हैं। दूसरी चीज, अब आपकी वेबसाइट रैंकिंग पे कैसे आएगी, क्या ऐसा एक सोर्स होता है जो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग पे ला सकता है, वो है क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक। तो विदाउट क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक आपकी वेबसाइट कभी भी रैंकिंग पे नहीं आ पाती। तो एसईओ आपका तब मदद करेगा जब आप क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लाएंगे, और वो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज करेगा आपकी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, which is the practice to increase the quality and the quantity of traffic of your website through organic search result pages। दूसरी चीज, अब क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक गूगल एनालाइज कैसे करता है, ठीक है, कि क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी, अब देखिए दो क्वालिटी एंड क्वांटिटी में डिफरेंस है इन अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप किसी फूड रेस्टोरेंट में भी जाते हो, आप दो ही चीजें फोकस करते हो, ठीक है, कि क्वालिटी कैसा है और उस क्वालिटी में वो क्वांटिटी कैसा है और उसमें प्राइस कैसा जा रहा है, ठीक है। तभी आप उस चीज को क्या करते हो, रेटिंग करते हो, या फिर अपना आप गूगल रिव्यू प्रोवाइड करते हो। वैसे ही अब बात आती है आपके वेबसाइट पे, वेबसाइट पे उस जगह पे क्या हो जाता है कि क्वालिटी क्वांटिटी दो तरीके से देखी जाती है। एक कि बल्क में किसी का माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। हाँ, तो क्वालिटी दो तरीके से देखी जाती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कि ट्रैफिक कैसे आ रहा है। पहला, एक बल्क में आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप गूगल एड्स भी रन कर रहे हो, आप सब जगह से रन कर रहे हो, ऑर्गेनिक की बात नहीं हो रही, हम उन पैरामीटर्स की बात करें जहां जहां से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें उस जगह पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रैफिक की बात करें, तो मानिए अगर 100 अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, 100 क्या बोलते हैं, पीपल्स ऑफ ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, 100 लोग की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रही है, ठीक है, उसमें से कितने लोग स्टे करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आपकी वेबसाइट से इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज द क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक। क्योंकि उनको आपकी वेबसाइट में इंटरेस्ट है, वो कुछ ना कुछ उसमें से ऑब्जर्व कर रहे हैं जो उनको फायदा दे रहा है, ठीक है, प्रॉफिट दे रहा है। दैट्स वाई क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक मैटर करता है। क्वांटिटी भी मैटर करता है, बट जितना क्वालिटी मैटर करता है उतना क्वांटिटी पे आप नहीं जा सकते, बिकॉज क्वांटिटी आएगा, समझ में आए तो ठीक है, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वो स्विच कर जाएगा, ठीक है, तो वो क्वांटिटी में ही रहेगा, बट क्वालिटी वाला हमेशा आपको 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम देगा। तो क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के लिए क्या करता है, मैटर करता है। इतना समझ में आया या कुछ रिपीट करना है, किसी को भी ऐसा लगे तो? सबको आया समझ में? माध्यमी, अभिषेक, आप लोगों को? यस मैम। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं, बाकी आप सबको, यस मैम। प्रवत, विनीत, सब लोग को, तेजपाल, मतलब सबको आया ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो भी वेबसाइट, अभी हम लोग उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, आप लोग जो अपनी वेबसाइट बना उस पे भी आप लोग को टास्क मिलेगा, हर एक पेज पे आपको अपना एसईओ इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग वो पैरामीटर्स को कवर अप करेंगे। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं एसईओ में, बहुत बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, बट अगर उन इंटरव्यू क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से अगर परफॉर्म करते हो, या फिर क्या बोलते हैं आप, उनका एसईओ ऑडिट कर देते हो उनकी वेबसाइट का अच्छे तरीके से, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो एसईओ ऑडिट कैसे किया जाता है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अभी
जानेंगे। ओके, अब देखिए इसके बाद आपका जो गूगल है ना, वो कुछ एल्गोरिदम्स पे भी वर्क करता है। जैसे कि मैंने कहा, एसईओ पूरा का पूरा गूगल पे ही डिपेंडेंसी रखता है, और गूगल अपने कुछ एल्गोरिदम्स से एसईओ क्या करता है, आप बोल सकते हो एक तरह से टारगेट करता है कि आप हर एक वेबसाइट को क्या करो, ऑब्जर्व करो उस चीज के लिए। जैसे कि अगर हम लोग वैसे तो एल्गोरिदम्स बहुत हैं, बहुत मतलब ढेरों पड़े हुए हैं गूगल पे, बट जो आप बोलते हैं ना कि वैसे तो अगर किया जाए ना तो मोर देन 50+ एल्गोरिदम्स हैं, बट गूगल जिनको अभी तक फॉलो कर रहा है और जिसपे अभी तक वर्क कर रहा है, वो आपकी ये 5 एल्गोरिदम है जो आपके सामने है। दैट इज योर पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पिजन एंड मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। ठीक है, अब एक एक के बारे में बात करते हैं। इन सबका रोल अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी वेबसाइट, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, अगर इवन तो आप अपनी ही कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले कंटेंट को रेडी करिएगा। सबसे इनिशियल लेवल ही कंटेंट होता है। जब तक आपका कंटेंट प्रॉपर तरीके से ना बन जाए, कभी भी वेबसाइट इमीडिएट मत बनाइए। बिकॉज विदाउट कंटेंट आप वेबसाइट बना के करोगे क्या? आप डोमेन लोगे, होस्टिंग लोगे, वो वेबसाइट लाइव हो जाएगी। लाइव होगी तो आपको एसईओ करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एसईओ के लिए भी आपको कंटेंट, प्योर इमेजेस, उनके टेक्स्ट, उनका सारे हेडिंग्स, ए टू जेड सबकी रिक्वायरमेंट है। तो इनिशियल लेवल सबसे पहले होता है कंटेंट रेडी करिए। कंटेंट रेडी करने के बाद एक आपको कौन कौन सा अपने बेसिक पेन कॉपी पे, नोटबुक्स पे अपने स्ट्रक्चर रेडी करिए कि आपकी वेबसाइट बेसिकली इस तरह की दिखनी है। इसमें ये हेडर पॉइंट्स हम लोग को डालने हैं। इन हेडर पॉइंट्स के अंदर ये कंटेंट होगा, इन हेडर पॉइंट्स के अंदर ये कंटेंट होगा। उसके बाद जाके कहीं आप अपना वेबसाइट का डोमेन होस्टिंग परचेज करिए, और फिर उस वेबसाइट का सारा आप जो भी कंटेंट बनाए हो अपने अकॉर्डिंगली पुट करो, एंड रैंडमली नहीं, सॉरी, पैरेलली आप अपना एसईओ भी करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब देखिए, पहला आता है आपका पांडा एल्गोरिदम। ठीक है, पांडा एल्गोरिदम जो आपका है वो बेसिकली कंटेंट पे वैरी करता है। कंटेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए, ठीक है, एंगेजिंग होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। कि अगर मानिए आप, अगर फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग लिखते हो, ठीक है, तो फूड के अंदर फूड का एक ब्लॉग डालो। ऐसा नहीं फूड के अंदर आप स्पोर्ट्स का डाल दो, स्पोर्ट का है तो स्पोर्ट्स का डालो। वैसे ही अगर सर्विस बेस्ड है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप पेज बना रहे हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डालो। रिएक्ट जेएस का बना रहे हो तो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट का एक का कंटेंट डालिए। डिजिटल मार्केटिंग और भी एक्सरसाइज है। तो जो हेडर है उसी का रिलेटेबल कंटेंट होना चाहिए, और कॉपीड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चैट जीपीटी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चैट जीपीटी का तो बिल्कुल भी नहीं करना है अपने को इस्तेमाल। अब बात ये आती है कि कंटेंट के लिए कैसे, मतलब क्या बोलते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स फॉलो होते हैं। तो पहली बात, जब भी आप एक एक पेज का कंटेंट बनाओ, उस पेज में आपको कितने वर्ड्स का कंटेंट डालना है, 1000, 2000, 3000 पैराग्राफ्स में डालने हैं कि 500 के पैराग्राफ्स में डालने हैं। आपको अपने कंटेंट क्या करने होंगे, उसी हिसाब से प्रिपेयर करने होंगे। ये तो आपका होता है पांडा एल्गोरिथम, कि वो टोटली कंटेंट पे क्या करता है, काम करता है। कंटेंट के सिवा वो किसी पे भी काम नहीं करता। अब सेकंड आता है पेंगुइन। पेंगुइन आपका बैकलिंक्स के लिए होता है। बैकलिंक्स अभी हम लोग सीखेंगे क्रिएट करना, कि बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं, कि दूसरे प्लेटफॉर्म से अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। अब आता है आपका हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो होता है वो फास्ट एंड एक्यूरेट आंसर्स के लिए होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये जो आप बॉक्स अभी देख रहे हो, ये वाला, ये जो काम होता है, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बोल लो, फास्ट या आंसर्स बोल लो, या जो भी आप बोल सकते हो, एक्यूरेट आंसर, ये हमिंग बर्ड के थ्रू होता है। जितना जल्दी आपको एक्यूरेसी में, फास्ट एक्यूरेसीज में आंसर्स मिलते हैं,
ये आपका गूगल हमिंगबर्ड के थ्रू करता है। और इसमें क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट अगर बात किया जाए तो हम ही लोग जैसा ही कोई पर्सन यहाँ पे क्या करता है, इसको बिल्डअप करके रखा रहता है। अब ये गूगल और हमिंगबर्ड एल्गोरिदम पे डिपेंडेंसी रहती है कि किस आंसर्स को दिखाना है यहाँ पे, और ये कांस्टेंट कभी नहीं रहता। टाइम के अकॉर्डिंग ये जो आपका रहता है ये चेंज भी होता रहता है। अब आपका आता है पिजन एल्गोरिदम। पिजन एल्गोरिदम आपका होता है लोकल एसईओ के लिए। लोकल एसईओ मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये पिजन एल्गोरिदम के लिए वर्क करता है। जहां पे आपको मैप दिख रहा है और इसके नीचे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये लोकल एसईओ का पार्ट है। तो लोकल एसईओ भी हम लोग सीखेंगे कि लोकल एसईओ पे कैसे काम किया जाता है, लेकिन वो हमारा डिफरेंट टॉपिक है, वो एसईओ का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आपका आता है मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, कि आपका जो क्या बोलते हैं वेबसाइट है, वो मोबाइल फ्रेंडली क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए। अगर वो आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है तो गूगल आपको कहीं पे भी हेल्प नहीं करेगा। ये एल्गोरिदम समझ में आया? पहले ये बताइए कि पांचों। यस मैम। यस मैम सर, जो मैम लेकिन पांडा एल्गोरिदम कंटेंट बेस्ड है, तो फिर जो हमने बताया, आपने बताया हमिंग बर्ड एल्गोरिदम, तो डायरेक्ट हाँ अगर ये भी तो कंटेंट बेस्ड ही कहा जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस हाँ। में अगर हम लिखते हैं कोई कंटेंट, हम्म। तो फिर गूगल उसको जल्दी रीच करेगा, रीड करेगा, नहीं इंडेक्स नहीं नहीं करेगा। नहीं नहीं, वैसे नहीं होता हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड में कैसा है कि जो आप क्वेश्चंस पूछोगे, फॉर एग्जांपल कि आपने अपनी वेबसाइट में ही डाला होगा, फॉर एग्जांपल व्हाट इज गूगल एड, लेट कंसिडर, ठीक है। तो अगर उतनी वेबसाइट में आपके ही आंसर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होगा, लोग उसको क्या बोलते हैं कॉपी भी कर रहे होंगे, उसको रीड आउट करके अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तब वो जो हमिंग बर्ड एल्गोरिदम है वो उसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में डाल देगा। यहाँ पे मतलब इस जगह पे, ओके। यहाँ पे अगर ट्रैफिक आपके आंसर्स पे नहीं आ रहा होगा तो डालने का तो कोई सेंस ही नहीं बैठेगा ना। ऐसे होता है, तो ये चेंज होता रहता है। कभी भी ये आपको कांस्टेंट कभी नहीं दिखेगा आंसर्स। तो ऐसा भी नहीं चेंज का मतलब क्या हर 15 डेज बाद, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद चेंज होता है। एसईओ में भी ऐसा होता है, जब आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हैं ना, तो उसको भी चेंज करना होता है मिनिमम 6 मंथ्स में, मैक्सिमम 1 ईयर बाद। ठीक है, 1 ईयर से ज्यादा कोई कंटेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सेम कंटेंट को क्रॉलर कब तक अपडेट रीड। करना रहता है हाँ, अभी। अपडेट करना होता है, एग्जैक्टली मिनिमम 6 होता है, मैक्सिमम 1 ईयर बाद का होता है। तो वो आपका वैरी करता है कि भाई आपको अभी चेंज करना है कि आपको बाद में चेंज करना है। इसलिए लोग कभी कभार जितने भी डेवलपर्स होते हैं या फिर कंटेंट राइटर्स भी इसीलिए हायर किए जाते हैं कि अगर आप होल वेबसाइट का कंटेंट नहीं चेंज करते, बिकॉज वो बहुत ह्यूज टाइम आपका ले लेगा, तो कुछ कुछ पैराग्राफ्स को आप चेंज कर दो, उन पैराग्राफ्स को फ्रेज डिफरेंट वे में कर दो। तो ऐसे भी लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर सेम रख लेते हैं और कुछ कुछ पैराग्राफ्स को वो क्या कर देते हैं, रीजनरेट कर देते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं पूरी वेबसाइट का ही आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर भी बदल देते हैं। तो डिपेंड करता है कैसा आपको वर्क करना है उस चीज पे। लेकिन हाँ, एसईओ का है ये कि मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर बाद तो आपको कंटेंट में कुछ ना कुछ तो वेबसाइट में न्यू अपडेटेड रखना ही रखना है। एक और चीज है इसमें, बेसिकली उसको गूगल ये बोलते हैं, गूगल रैंक इंडेक्स बोलते हैं। हम इसमें डाले नहीं है, मेरे माइंड से स्किप कर गया था, बट आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना इसको। एक गूगल रैंक इंडेक्स भी होता है। बेसिकली उसका जो काम ये होता है कि जो मोस्ट रेलिवेंट या सर्च क्वेरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल कि नहीं, कहाँ गया मेरा क्रोम। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए यहाँ पे आप कि गूगल क्या करता है, आप ही लोग का, मतलब आप लोग का इन द सेंस कि अपने यूजर्स का ही, अपने कस्टमर्स का एक तरह से हेल्प करता है। जो ज्यादा अच्छी सर्च क्वेरीज होती हैं, अगर हम लोग गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग,
तो आप देख रहे हो कितने ज्यादा सर्च क्वेरीज आती है, कोर्सेज आ रही है, एजेंसीज आ रही है, इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, ये सारे आपको सर्च क्वेरीज दे देता है, ठीक है ना। तो गूगल रैंक इंडेक्स क्या करता है, जो मोस्ट रेलेवेंट पेजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एजेंसी में डालते हो, सॉरी, तो एजेंसी में भी जो आपको सबसे करीबी सर्चेस मिलेंगे, जिसको लोग बहुत ज्यादा सर्च करने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो गूगल रैंक इंडेक्स वो करता है। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना, कॉल आ रहा है। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, गूगल रैंक इंडेक्स पे। तो गूगल रैंक इंडेक्स क्या करता है, वो यूजर्स की हेल्प करता है कि क्वालिटी, रेलेवेंस, यूजेबिलिटी, जिस पेजेस में ज्यादा अपडेट्स हो रहे हैं, जिस पेजेस में ज्यादा आपको क्या बोलते हैं, इंटरनेट पे ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका गूगल रैंक इंडेक्स में आ जाता है। इन शॉर्ट, सारी चीजें पांडा पे, आपके मोबाइल फ्रेंडली पे ही डिपेंडेंसी रहती है। उसका एक अलग से एल्गोरिथम का नाम गूगल इंडेक्स, रैंक इंडेक्स दे दिया गया है। तो गूगल रैंक इंडेक्स क्या करता है, सिंगल सिंगल पेजेस को भी रैंक करने की कोशिश करता है, हर एक सिंगल पेज को। अगर मानिए आपके वेबसाइट में, प्रेरणा बस एक सेकंड रुकिएगा ना, अगर मानिए आपकी वेबसाइट में 5 पेजेस हैं और पांचों में से थर्ड नंबर के पेज को पे लोग ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड से, तो गूगल रैंक इंडेक्स क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पेज को और उस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक करने की ज्यादा कोशिश करेगा। तो वो होता है आपका गूगल रैंक इंडेक्स, ठीक है। हाँ प्रेरणा बोलिए। मैम आपने जैसा कहा कि अभी ये कंटेंट लिखते हैं तो अभी मतलब चैट जीपीटी वगैरह का यूज नहीं करना। हम्म। तो अगर कंटेंट अगर लिखेंगे ही हैं तो हर का कंटेंट तो हमको पता नहीं होगा ना, तो किस टाइप से मतलब करेंगे? आप उसके लिए फिर अलग अलग, मानिए बिजनेसेस तो अब बहुत सारे ओपन हो चुके हैं, उनकी वेबसाइट्स भी आ चुकी हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग के तो ढेरों हैं, तो आप उनकी वेबसाइट्स को रीड आउट करके देखो कि कैसे हैं, क्या किस तरह कंटेंट उन लोग लिख रहे हैं, इनिशिएटिव कैसा ले रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया मिल पाएगा कि कैसे आप क्योंकि कंटेंट लिखोगे। कॉपीराइट का तो इशू हो जाता है हाँ, ना, कॉपीराइट नहीं कर इसीलिए सकता। जी हाँ। तो उसके लिए आपको, और जैसे मानिए इसीलिए कंटेंट राइटर्स को हायर किया जाता है, बिकॉज उनके पास ना, उन लोग क्या करते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, उनको आर्टिकल्स लिखने का आदत होता है, उनको आप बोल सकते हो ये बैकलिंक्स क्रिएट करने का, उनके लिए ब्लॉग रेडी करने का, तो उनको आइडिया रहता है कि किस किस फील्ड में वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कंटेंट राइटर्स को लेते हैं, क्योंकि आप उनको अपना पूरा डिटेल दे दो, हर एक पेज के इंक्वायरीज दे दो और कीवर्ड्स दे दो, और उस पर वो कंटेंट रेडी कर देते हैं। और मानिए अगर आपको सेल्फ क्रिएट करना है, तो आपको और वेबसाइट्स को रीड आउट करना होगा, देखना पड़ेगा, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, इन सबको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना होगा, फिर अपने पॉइंट्स आप बनाओ, फिर हर एक छोटी छोटी चीज को फ्रेज करिए। अगर मानिए आप एक और का भी यूज कर सकते हो, मतलब वैसे तो करना नहीं चाहिए, बट उसमें आप पैराग्रिज्म आज नहीं, वैसे आप छोड़ दो, वो मत यूज करो, आपको खुद से लैंग्वेज ही में करना आता है है। जी। हाँ, आप खुद ही से वो करो तो वो ज्यादा बेटर है। हम्म। मैं वो प्लगरिज्म चेक कर। चेक करते हैं ना प्लेगरिज्म। हाँ, पैराग्रिज्म मतलब ये होता है कि कहीं कॉपीड तो नहीं है आपका, तो उसके लिए होता है पैराग्रिज्म का। तो वैसे तो आप मत करो, आप उसके लिए ब्लॉग पढ़ो, रीड आउट करो आर्टिकल्स को, और फिर अपना आप रेडी करो, मतलब कंटेंट रेडी करो। और कंटेंट एक दिन में नहीं होता, उसके लिए भी 2-2 महीना लग जाता है, चाहे वो कंटेंट राइटर हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए भी लग जाता है, तो आपको वैसे करना पड़ेगा। ओके, वेलकम। थैंक यू। अब हम लोग कहाँ थे, ये तो समझ में आया ना आप लोग को, ये लास्ट हम आपको क्या बताए हैं, गूगल रैंक इंडेक्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम एक बार फिर से गूगल रैंक इंडेक्स आपको रिपीट कर देते हैं। गूगल रैंक मैम। इंडेक्स, कोई बोला क्या? मैम। हाँ मैम, मैम हाँ हाँ जी मैम। बोलिए। मैम मैम ये पूछ रहे थे, जैसे गूगल रैंक इंडेक्स जैसे आपने बताया कि फ्रीक्वेंटली अपडेटेड होता रहता है हाँ, फ्रीक्वेंटली। तो अगर इन द सेंस कि अगर हम कोई ब्लॉग रन कर रहे हैं या फिर कोई पेज रन कर रहे हैं, उसको हम फ्रीक्वेंटली रन करेंगे तो वो चांसेस हैं क्या कि ज्यादा जल्दी अब नहीं, वो आप पे, सर्च पे आ आपके जाएगा? उससे नहीं होगा, नहीं 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 नहीं। फ्रीक्वेंटली का मेरे कहने का ये मतलब होता है, ट्रैफिक ही उसको फ्रीक्वेंटली बनाता है, ठीक है। ट्रैफिक क्या करता है,
कि अब एक और चीज पे बात करते हैं हम लोग। पहले तो दो चीज पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो ये हमिंग बर्ड वाले पॉइंट पे बात करते हैं, फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट पे। फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स कैसे कि मैंने बोला कि हर वेबसाइट में आप लोग कंटेंट देते हो, कुछ लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, कुछ लोग कोरा पे भी अपने आंसर्स लिखते हैं और बहुत सारी जगहों पे। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई अगर क्वेश्चन पूछता है उस टाइम पे उसका एक्यूरेट आंसर्स मिलता है, तो वो तब गूगल दिखाता है जब उस पे ट्रैफिक आ रहा हो। ठीक है, जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ज्यादा वो और भी लोगों को क्या करेगा, प्रॉफिट करेगा। अब बात आती है गूगल रैंक इंडेक्स पे। गूगल रैंक इंडेक्स क्या करता है, वो आपके कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है कि अगर आप किसी कीवर्ड को पुट कर, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग पुट किया तो उसमें आपको इंस्टीट्यूट, एजेंसीज और भी बहुत सारे सर्चेस दे दिए उस टाइम पे। तो आपको कौन से डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेबल सर्चेस चाहिए, आप पहले तो उस कीवर्ड पे जाओ। ठीक है, और उस कीवर्ड से आपको किस पेज पे ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है, तो उस कीवर्ड और उस पर्टिकुलर वेब पेज पे क्या करेगा, वो रैंक करने का हेल्प करेगा। तो वो आपका गूगल रैंक इंडेक्स हो जाता है। इंडेक्स पर्टिकुलर वेब पेजेस और कीवर्ड को रैंक करने की कोशिश करता है। और जो हमिंग बर्ड वाला है वो उन सेंटेंस या स्टेटमेंट्स पे वर्क करता है जो जिस पे लोग ज्यादा वो कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं या इंगेज कर रहे हैं। ओके ओके। अब मानिए अगर आप पहली बार ब्लॉग कोई नया लिखोगे ना, तो उसके लिए आपको ट्रैफिक लाना पड़ेगा। तो ट्रैफिक का भी कुछ एक सर्टेन पैरामीटर होता है, वो एक्यूरेट तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, बट ट्रैफिक का भी कुछ होता है कि इतना ट्रैफिक अगर आता है या डेली बेसिस पे इतना ट्रैफिक आता है, तो वो गूगल में क्या किया जाता है, रैंक में उसको हेल्प करता है। मुझे सर्टेन डिजिट तो स्ट्राइक नहीं कर रहा है, बट डेली बेसिस पे इतना ट्रैफिक अगर आता है आपका, तो बहुत अच्छी चीज है। तो वो गूगल आपको क्या करेगा, फ्रीक्वेंट में हो गया या फिर आपका पर्टिकुलर पेज को रैंक करने का हो गया इंडेक्स वाला, तो वो दोनों आपका उसमें हेल्प करेगा। बट वो मुझे डिजिट एक्यूरेट नहीं पता कि डेली बेसिस पे कितना ट्रैफिक आना चाहिए आपके उस पे, क्योंकि वो अप एंड डाउन उसका होता रहता है। और दूसरी चीज ये आपका जो एवरेज जो यूजर होते हैं जो आपकी वेबसाइट्स पे आते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वो पर्टिकुलर एक सिंगल वेब पेज हो ना, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10,000 यूजर आ रहे हैं, ठीक है, 10,000 यूजर्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो उनका एक सर्टेन वो मिलेगा आपको, क्या बोलते हैं, आउटकम मिलेगा आपको। तो उनका जो टाइमिंग होना चाहिए ना 10,000 का कस्टमर्स का, वो आपका 5 सेकेंड्स होना चाहिए। मतलब पर सेकेंड कुछ एक उनका कैलकुलेशन रहता है, उसके अकॉर्डिंग अगर 5 सेकेंड्स तक अगर आपके 10,000 कस्टमर्स रुक रहे हैं ना आपकी वेबसाइट्स पे डेली बेसिस पे, वो आपको गूगल सर्च कंसोल में हेल्प हो जाता है, गूगल एनालिटिक्स में हेल्प हो जाता है। इतना टेंशन का बात नहीं है, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं उस चीज के लिए। तो उस पे आपको पता चल जाता है कि जब आप वेबसाइट पे अपने वर्क कर रहे हो तो डेली बेसिस पे कितने आपके यूजर्स आ रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ कितना आपका इंगेजिंग टाइम हो रहा है। तो वो इंगेजिंग टाइम अगर आपका 5 सेकेंड्स है तो वो बहुत अच्छी चीज है, तो वो वैसे काम करने लगता है। मैम कैन यू रिपीट हाँ अगेन? बोलिए। इंगेजिंग टाइम कितना होना चाहिए इंगेजिंग टाइम तो वैसे 5 सेकेंड्स का होना चाहिए। ऑन एन एवरेज? हाँ, एवरेज एवरेज। ओके ओके। अब हम लोग कहाँ पे थे, एल्गोरिदम आपका हो गया, क्वालिटी हो गया, ये हो गया, और इसके बाद आपका लिंक तो बाद में, इधर, ठीक है, ठीक, सॉरी। हाँ, अब तो अपना एल्गोरिदम्स हो गया। दूसरी चीज, हम आपको कुछ भूल तो नहीं रहे बताना इसमें, एक सेकंड, ये वाला पार्ट, चलिए वो वाला हम आपको एनालिटिक्स में बता देंगे जब आपको सामने वो आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सर्च इंजन जो आपका होता है ना, वो बेसिकली दो चीजों पे वर्क करता है। एक होता है, करता तो वैसे मेन जो आप बोल सकते हो हेड जो है, लीडर जो है, वो तो एक ही है, बट उसके अंदर भी कुछ कुछ पॉइंट्स आपके आ जाते हैं, जैसे कि क्रॉलर, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। अगर आप यहाँ देखोगे, क्रॉलर, ठीक है, इंडेक्सिंग एंड आपका रैंकिंग लास्ट वाला सेक्शन आ जाता है। तो सर्च इंजन इन पे वर्क करता है। अब देखिए,
क्रॉलर जो आपका होता है बेसिकली उनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम है। क्रॉलर को ही हम लोग गूगल बॉट भी बोलते हैं और उसी को हम लोग स्पाइडर बॉट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं क्रॉलर्स के ये निकनेम है, स्पाइडर बॉट एंड गूगल बॉट। अब जब भी आप कुछ भी अपडेट करते हैं या फिर अपडेट भी छोड़िए, फॉर एग्जांपल मानिए आपकी न्यू वेबसाइट है और आपने डोमेन होस्टिंग परचेज किया है। ठीक है, आपकी न्यू वेबसाइट है और आपने डोमेन होस्टिंग क्या किया, परचेज किया, और आप आज आज ही के दिन पे अपनी वेबसाइट को लाइव किए हो। ठीक है, डोमेन होस्टिंग लियो, इट मींस कि आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तब क्या होता है कि क्रॉलर आपकी वेबसाइट को एक बार, न्यूली वेबसाइट को एक बार तो विजिट करने आता है विद मल्टीपल ऑफ बॉट्स। ठीक है, मल्टीपल, बहुत सारे बॉट्स के संग आता है। हर एक जो बॉट आपका होता है वो हर एक सिंगल पेजेस पे जाता है। जैसे कि अगर मानिए ये है आपका, ठीक है, वेबसाइट, तो मानिए होम है, अबाउट है, कोर्स है, कंसल्ट है, इंस्टीट्यूट है, तो आपके कितने ढेर सारे पेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मानिए फॉर एग्जांपल लेकर चलेगा कि ये आपकी फर्स्ट वेबसाइट है, आज जस्ट आपने डोमेन होस्टिंग किया, ये लाइव हो गई है। उस सिनेरियो में क्या होता है कि गूगल बॉट्स को, क्रॉलर बॉट्स के संग आता है, मतलब गूगल ही क्रॉलर्स को बोलता है भाई बॉट्स के संग जाओ एंड वेरीफाई करके आओ। तो हर एक सिंगल सिंगल पेजेस पे बॉट्स क्या करता है, पूरी वेबसाइट्स को वेरीफाई करता है, स्क्रॉल करता है, रीड आउट करता है। क्यों? क्रॉलर का आना भी मैंडेटरी है, बिकॉज सिर्फ डोमेन होस्टिंग लेने से आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होती, पहली बात, बिल्कुल भी नहीं होती, अनटिल और अनलेस क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे विजिट करके ना जाए। जब तक क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे विजिट नहीं करेगा तब तक गूगल पे आपकी कोई भी वेबसाइट लाइव नहीं होती है, कितना भी एसईओ कर लीजिए, कितना भी एसईओ कर लीजिए। तो इट्स मैंडेटरी कि क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे विजिट करने आए। अब ये पता कैसे चले अपने को कि भाई क्रॉलर कैसे अपनी वेबसाइट पे विजिट करने आया है, तो उसका भी एक क्या है, पैरामीटर है। अरे क्या कैंसिल कर दिया, चलिए देखते हैं इसको, नीचे करते एक सेकेंड। जैसे कि यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, स्ट्यू वैली टेक्नोलॉजी। ये अपनी स्ट्यू वैली टेक्नोलॉजी है। अगर अपने को जानना है कि क्रॉलर अपनी वेबसाइट पे कब विजिट होकर आया है, तो उसके लिए जो यूआरएल है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा प्लीज आप लोग, ये जो यूआरएल है ना HTTPS, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ, इसी के जस्ट आपको HTTP के पास लिखना है कैशे, एंड डबल डॉट्स कोलन, एंटर। सॉरी, index.php आ गया इस पे, तो करेगा HTTPS, ठीक है, और यहाँ पे CACHE कैशे कोलन एंटर। सी, लास्ट विजिट क्रॉलर का हुआ है आपका 18 अगस्त और ये टाइम आपका दिया है 2:47। तो ऐसे आपके हर एक सिंगल पेजेस का रहता है। तो क्रॉलर का आना नेसेसरी है आपकी वेबसाइट पे। अगर क्रॉलर नहीं आएगा तो आपके पेज की इंडेक्सिंग नहीं होगी, और अगर पेज की इंडेक्सिंग नहीं हुई तो वो गूगल में रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं करेगा। समझ में आया ये चीज आप लोगों को? हाँ, रिपीट करते हैं हम, मीन्स एक सेकेंड। हाँ बोलिए। एक सेकेंड, आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैं
देखिए, सर्च इंजन कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो भी आपका ये एल्गोरिदम्स हैं और जितना भी अब तक हम लोग जाने हैं वो चीज तो है, बट साथ ही साथ अपनी वेबसाइट को हम लोगों को रैंकिंग में भी लाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रैंकिंग में अगर नहीं आई ना, तो कितना भी आप अपना एफर्ट लगा लो वो 0% चला जाएगा आपका। ठीक है, तो मैम अब आवाज वो, आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है आपकी, हाँ बोलिए। मैम इट मीन्स कि क्रॉलर डेली बेसिस पे आता होगा पेजेस पे, जैसे कि अगर कोई ब्लॉग है जो डेली अपडेट होता है, या फिर हम्म। जैसे न्यूज़ पेजेस ही है, स्टार्टिंग में हम्म। बात किया था, वो तो हम्म। डेली अपडेट होते हैं। तो हाँ, क्रॉलर्स को तो डेली आना पड़ता होगा, तो उनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली। कैसे होती है? नहीं, डेली वो फिर आती है या डेली फिर आता हमें है। सेट करनी पड़ती है? नहीं, वो डेली आता भी है। इन केस अगर वो नहीं आया है, फॉर एग्जाम्पल मानिए कि आपने आज कुछ अपडेट किया है, आज आपका हो गया 20, लेट्स से 20 को आपने अपडेट किया है, ठीक है, और आपने आज चेक किया कि क्रॉलर विजिट नहीं किया, तो गूगल सर्च कंसोल की मदद से आप उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो कि प्लीज अपनी वेबसाइट का लिंक डाल के उसको सेंड रिक्वेस्ट करिएगा, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे आपकी वेबसाइट को फेच करने के लिए वो आ जाएगा। तो मैम गूगल सर्च जैसे कर, हाँ बोलिए। मैं एक ब्लॉग चलाता हूँ, तो हम्म। उससे जैसे जब मैं उस पर डेली अपडेट करता था तो डेली कॉल होता रहता था। हम्म। तो लेकिन फिर बाद बीच में मेरी फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लो हो गई, हम्म। वीकली 2 और 3 बस होते हैं, हम्म। तो फिर उसके बाद से क्रॉलर आने भी स्लो हो गए हैं। वो कभी कभी वीक में 1 टाइम आते हैं। देखिए, ऐसा तो होता है। वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी ब्लॉगिंग के ऊपर डिपेंड, बिकॉज ब्लॉगिंग जैसे आप करोगे क्रॉलर वैसे ही विजिट करके जाएगा, वो वाली चीज है। तो आप ट्रैफिक को लाओ ना, आप क्या करो कि आप उसके लिंक को जो आप ब्लॉग करते हो ना, आप उसके लिंक को फेसबुक पे, इस पे, व्हाट्सएप पे, इन जगह पे आप उसके लिंक्स को पुट करना स्टार्ट, जिससे ट्रैफिक आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्रॉलर भी एक बार विजिट करके जाएगा, बिकॉज उसको कुछ ना कुछ इंटरेक्शन आपकी पर्टिकुलर ब्लॉग से क्या होगा, मिलता रहेगा, तो वो भी वो देख कर जाएगा उस जगह पे। तो आप ये करके देखो उस जगह पे। मैम वो तो करते हैं, लेकिन यही इशू आता है कि वीकली होता है कभी कभी। क्योंकि मेरा तो 30 सेकंड से अबव है, जैसे आपने 5 सेकंड एवरेज स्क्रीन टाइम बोला था, मेरा हम्म। तो 30 सेकंड है इस समय, राइट नाउ। तो इस वजह से अभी भी ये इशू आ रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुट किया। वीकली आते हैं कभी कभी। तो इंडेक्सिंग आपके, आप गूगल सर्च कंसोल भी तो यूज करते होंगे ना साथ ही साथ? यस मैम। तो गूगल एनालिटिक्स सर्च, यूज करते हैं, कंसोल पे नहीं यूज करते हैं। एनालिटिक्स एनालिटिक्स में आता है नहीं, आप इंडेक्स गूगल उसके लिए। सर्च कंसोल, एसईओ के लिए गूगल सर्च कंसोल है, क्योंकि क्रॉलर की एक्टिविटी एनालिटिक्स पे नहीं दिखती है, एनालिटिक्स पे सिर्फ आपकी यूजर एक्टिविटी दिखती है। तो आप गूगल सर्च तीन। कंसोल को यूज करिए, उसमें हाँ मैम आपको ये सॉरी, पता सर्च कंसोल चलेगा। भी है, उसी में है हाँ, मैम, हाँ हाँ, क्योंकि सॉरी। उसमें आपको ये सर्च पता कंसोल। चलेगा कि अगर आपका कोर वेब वाइटल हो गया, या फिर आपका ये एलसीपी लॉन्ग कंटेंट आप डाल रहे हो, या सीएलपी आप कंटेंट या फिर कैसा पुट कर रहे हो, या लॉन्ग परफॉर्मेंस, कंटेंट रहता है मैम। हाँ, तो उस चीज को थोड़ा सा आप, लॉन्ग कंटेंट अगर है तो उसको थोड़ा सा आप शॉर्ट कर दो, बिकॉज अभी सर्च कंसोल या इसमें ये भी आया है कि एलसीपी पे ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आपको उसको चेंज करना होगा, आप अपने कंटेंट ये का जो लेंथ है ना उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दो। वो तो रिसेंट आया मैम, अभी वो लास्ट वीक हाँ, आया वो वन जस्ट थाउजेंड अभी आया वर्ड में। है एलसीपी का, जी हाँ। तो उसको आप अभी वो कर दो, लार्जेस्ट कंटेंट आप मत डालो, लॉन्गेस्ट मत डालो, आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके एक बार पुट करके देखो, और जब आप पुट करो ओके। इमीडिएट आप रिक्वेस्ट भी सेंड कर दो क्रॉलर को, ओके। इमीडिएट उसी टाइम पे सर्च कंसोल पे आप रिक्वेस्ट भी डाल दो, जब आप इधर अपडेट करो कोई भी चीज को, रिक्वेस्ट भी साथ ही साथ आप पुट कर दो वहां पे, तो वो आपके लिए मे बी ओके। हेल्पफुल हो जाए। और साथ से साथ परफॉर्मेंस भी अपना देखते रहो कि मोबाइल फ्रेंडली, वैसे हो गई, ब्लॉग लिख रहे हो तो आपका मोबाइल फ्रेंडली तो हो गई, परफॉर्मेंस के साथ एक और भी उसमें ऑप्शन आता है आपका, अम, वैसे तो कोर वेब वाइटल परफॉर्मेंस ही होता है, बट एक और ऑप्शन आता है, मेरे माइंड से थोड़ा सा वो हट रहा है। Core Web, शायद परफॉर्मेंस में ही आपका कंटेंट का आता है क्या, परफॉर्मेंस, पता नहीं, मैं अभी मेरे माइंड से थोड़ा सा वो हट रहा है, लेकिन आप एक बार जब अपने ब्लॉग को आप पुट करो ना, तो उसको एक बार आप रिक्वेस्ट भी साथ में सेंड करो, ट्राई करिए कि आप एलसीपी मत करो थोड़ा सा उस चीज पे। ओके मैम। अ, ओके। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे, हम इसको रिपीट कर रहे थे ना, क्या था, हाँ, क्रॉलर का यहाँ पे हम, आप वैसे तो आपको यहाँ पे सिंटेक्स भी दे दिए हैं, आप इसको अपने लिए भी अप्लाई मतलब कर सकते हो उस चीज के लिए।
और यहाँ इंडेक्सिंग का भी आपको दिया हुआ है, किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है आपको वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। तो हम क्या कह रहे थे आप लोगों से कि क्रॉलर का विजिट करना इज नेसेसरी। अगर मानिए जैसे अभी इन्होंने जैसे कहा कि अगर डेली बेसिस पे नहीं आ रहा तो आपको गूगल सर्च कंसोल का हेल्प करना होगा, क्योंकि क्रॉलर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है कि किस तरह की एक्टिविटी आप कर रहे हो, किस तरह का यूजर इंटरेक्शन आपके साथ हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, जब क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट पे तो वो हर एक चीजों को देख कर जाता है। अगर आपका कंटेंट कॉपीड है, ठीक है, तो आपको गूगल सर्च कंसोल पे 3 टाइम आपको सिर्फ वार्निंग मिलेगा, उसके बाद आपका ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज आपका ब्लैक हैट एसईओ में वो चला जाएगा। अभी व्हाइट ब्लैक के बारे में भी हम लोग जानेंगे। बट हाँ, जो भी आप एसईओ पे काम करते हैं उनकी सारी एक्टिविटी, क्रॉलर की बेसिकली एक्टिविटी आपको कहाँ पे मिलती है? गूगल सर्च कंसोल पे। तो अभी आप सीखोगे गूगल सर्च कंसोल। सो क्रॉलर क्या करेगा? आपकी वेबसाइट पे कब विजिट किया है लास्ट टाइम, जैसे कि यहाँ पे हम लोग थे, तो यहाँ पे हमारा क्रॉलर ने विजिट किया था, ये यूआरएल में ही है मिल्स, ये जो हाईलाइट कर रहे हैं ना, यहीं पे आपको बस कैशे लिखना पड़ेगा, CACHE और देन कोलन डबल डॉट्स और एंटर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वो एक्टिविटी, वो ड्यूरेशन एंड टाइम उसका लास्ट विजिट का पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्रॉलर विजिट का। अब मानिए किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है ये कैसे पता चलेगा? तो सेम हम लोग का रहेगा, बट वहां पे साइट हो जाएगा, सी सेम रहेगा, और यहाँ पे सिंटेक्स में साइट हो जाएगा। तो किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग होकर गई है, इंडिविजुअल पेजेस की, आपके यूआरएल्स की, आपकी सब चीजें यहाँ पे पता चल जाती हैं। जैसे कि सॉरी, कोलन एंटर, किन किन पेजेस की, वैसे तो ये आपको गूगल सर्च कंसोल में भी पता चल जाता है कि किन किन पेजेस का इंडेक्सिंग हुआ है, किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग आपकी नहीं हुई है वो भी वहां पे पता चल जाती है। और नहीं हुई है तो बहुत सारे पैरामीटर है, लॉन्ग कंटेंट है, रोबोट.txt में पुट किया है, उसको साइट मैप ढंग से आप लोगों ने नहीं दिया है, बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। देखिए किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। ये हो गया, इसके आगे भी पेजेस दिए हुए हैं कि इन पेजेस की इंडेक्सिंग आपकी हो चुकी है। तो ये आपका क्या होता है, क्रॉलर का सर्च इंजन कैसे वर्क करता है आपके वेबसाइट के लिए। तो जब इंडेक्सिंग हो जाती है तब जब आप एसईओ और रेगुलर बेसिस पे अच्छे से अच्छा करने का कोशिश करते हो ना, तो वो फिर रैंकिंग में भी आना स्टार्ट हो जाता है। अभी समझ में आया मेल्स आपको एंड बाकी आप सब लोगों को भी? हजार के क्लास का टाइम चेंज करा। ठीक। मैम, थ्योरेटिकल, हाँ बोलिए। ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ का नहीं बताया आपने। अभी आगे चलेंगे धीरे धीरे, इसके बाद है आपका। ओके। हाँ, चलिए, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें अपने लिंक्स भी होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरा ग्राफ बनने में, बट आपके 3 टाइप ऑफ लिंक्स होते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक होती है आपकी एसईओ में आपकी इंटरनल लिंक्स। ठीक है, 3 टाइप ऑफ लिंक्स क्या होती है? इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आपका ऑफ पेज एसईओ में आ जाता है, वो हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल लिंक आपका ऑन पेज एसईओ में आ जाता है। अब इंटरनल लिंक्स जो होती हैं वो बेसिकली अगर आप डेफिनेशन में देखोगे, सेम डोमेन में ही एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी ये इंटरनल लिंक्स की बात चल रही है, जैसे कि हाइपर लिंक अगर इन्होंने कहीं पे भी दिया हो, इनको क्लिक करो तो अच्छा हो रहा है। मैम कोई न्यूज पोर्टल की वेबसाइट चाहिए, उसमें हाँ, न्यूज पोर्टल के वेबसाइट में तो मिल जाएगा आराम से। पोर्टल्स में तो वो इंटरनल लिंक में मिल जाएगा, एनडीटीवी.com जो भी उसमें आ जाएगा इंटरनल लिंक। जो है आपका
इसमें आ जाएगा शायद। ndtv.com, हाँ करेक्ट है, चलिए इसी पे चलते हैं। ठीक है, देखिए इंटरनल लिंक जो होती है आपकी सेम डोमेन में होती है, उसमें डोमेन चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, अभी इसका डोमेन क्या है, ndtv.com, ये डोमेन है आपका। अभी सिर्फ हम लोग इंटरनल लिंक्स की बात कर रहे हैं। अब मानिए अगर आप यहाँ पे कोई भी, जैसे आपका यहाँ पे एक ब्लॉग दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप सेम डोमेन में ही, देखिए डोमेन तो सेम है ना, ndtv.com। हाँ, ये यूआरएल इसलिए बड़ा है क्योंकि इसके टॉपिक, मतलब उस पर्टिकुलर इसका वो टॉपिक बता रहा है उस पेज का आपका। तो आप सेम डोमेन में क्या कर रहे हो, रीडायरेक्ट कर रहे हो। तो ये आपका होता है इंटरनल लिंक्स की, जब आपका डोमेन सेम हो और तब आप एक पेज से दूसरे पेज में क्या करो, रीडायरेक्ट करो। जरूरी नहीं है कि मतलब आप हर पेजेस में इंटरनल लिंक अपने दो, बट एक इंटरनल लिंक तो आपकी वेबसाइट में होना ही चाहिए। वो आपके कस्टमर का जो एंगेजिंग टाइम होता है ना, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। अब बात आती है एक्सटर्नल लिंक की। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, जब आप अपने डोमेन से किसी दूसरे के डोमेन पे स्विच करते हो, जैसे कि जैसे मैम जैसे जैसे ट्विटर फेसबुक लिंक ऐड करते हैं वो तो हो सकता हाँ, है जैसे जैसे कि फेसबुक पे आप क्लिक करते हो, आप यूट्यूब पे भी चले जाते हो, तो डोमेन चेंज ये होता है। वैसे ही आपकी वेबसाइट में भी होता है कि मानिए आपने कोई एक आर्टिकल, ठीक है, आपको किसी का आर्टिकल अच्छा लगा और आपने क्या किया, उस पूरा आर्टिकल को कॉपी किया, उस आर्टिकल का लिंक को आपने कॉपी किया और आपने अपने उसमें पुट कर दिया। तो जब कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा उस पर्टिकुलर लिंक पे, तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, उस आर्टिकल पे। तो अपने डोमेन से किसी और के डोमेन पे जब आप रीडायरेक्ट करते हो, ठीक है, वो आपका एक्सटर्नल लिंक होता है। एंड बैकलिंक, जब आप दूसरे के डोमेन से अपने पे आते हो, जैसे कि बैकलिंक्स में आप टम्बलर का यूज करते हो, कोरा का यूज करते हो, पिंटरेस्ट का यूज करते हो, और जगह पे आप गेस्ट ब्लॉगिंग्स करते हो। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो, सोशल मीडिया का यूज करते हो, तो उनके प्लेटफॉर्म से जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओगे, मतलब हमारे वेबसाइट पे आओगे, वो आपका बैकलिंक होता है। तो ये 3 टाइप ऑफ लिंक्स होते हैं आपके। मैम मैम ये तो हाँ, समझ में आ गया कि इंटरनल लिंक और बैकलिंक खुद के साइट को प्रमोट करने, लेकिन एक्सटर्नल लिंक कैसे खुद की साइट को प्रमोट एक्सटर्नल लिंक करेगा? खुद के साइट के लिए नहीं होता, ये तब यूज किया जाता है जब आप कोई कंटेंट, आपको लगा कि वो वैल्यूएबल कंटेंट है, जब आप ब्लॉग करते हो तो आपको लगता है ना ये वैल्यूएबल कंटेंट है, मेरे कंटेंट से भी ज्यादा अच्छा है, तो उस टाइम पे उस लिंक को आप मोस्टली अपने मैम पे ला एक्चुअली ला सकते हो, या फिर आप एक्चुअली किसी कंटेंट को आप कॉपी करके लाते हो, तो आप वहां पे जब आप रिसर्च पेपर बनाते हो तो आप उसमें भी लिखते हो ना कि मैंने कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं। तो एक्सटर्नल जी। लिंक उस तरह से हेल्प करता है आपका, कि जब आप कहीं का कंटेंट कॉपी कर रहे हो, उस आर्टिकल को ले रहे हो, तो आप उसका लिंक भी वहां पे डालते हो, जिससे कि आपके ऊपर पांडा एल्गोरिथम का या फिर कॉपीड कंटेंट का वो ना हो, क्लेम ना हो, मतलब कॉपीराइट का वो ना हो आपके ऊपर। तब हम लोग एक्सटर्नल लिंक का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आए ना आपको, मैम नहीं आए एक तो आप वो भी फिर तो से होता रिपीट। है। हाँ, क्या होता है? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ जी मैम, जैसे कि सोशल मीडिया हम ऐड करते हैं अपने वेबसाइट लिंकिंग। मतलब वेबसाइट में आप कह रहे हो क्या, यस, हमारी सोशल वेबसाइट आइटम्स? में अगर हम टेक्निकली सोशल तो आइटम नहीं, में। बट हाँ समझने के लिए आप बोल सकते हो, वैसे टेक्निकली वो टर्म नहीं होता सोशल लिंक्स का, बट हाँ समझने मैम के लिए आप बोल सकते हो। मैम मैम एक्चुअली जैसे वो कि ऐड कर सकते हैं ना इसको हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर, सोशल बोलिए, बोलिए मीडिया। एक एक करके। सर, बोलिए। तो कोई बात नहीं, आप बोल लीजिए, बोलिए आप। हाँ जी मैम। हाँ। मैम जैसे कि जिदा ब्लॉग, मेरा ब्लॉग है, हम्म उधर होम पेज सा हो गया इंडेक्स से। बाकी हम्म के जो मैंने वहाँ पे ब्लॉग के अंदर बना रखे हैं ब्लॉग, तो वो हम्म नहीं हो रहे, ना ही क्रॉल हो रहे, ना ही इंडेक्स हो रहे हैं। वो उसको कैसे कर सकते हैं? वो मतलब गूगल क्रॉल, सर्च कंसोल में होगी। क्रॉल नहीं हो रही, इंडेक्स नहीं, आप फिर से एक बार बोलिएगा प्लीज। जो मेरा ब्लॉग बना हुआ है, ब्लॉगर पे मैंने ब्लॉग हम्म बनाया है। हम्म ब्लॉगर वाला तो है, ब्लॉगर जो मेरा नाम है, और ब्लॉग स्पॉट, वो है क्रॉल, इंडेक्सिंग हो हम्म। रखा है। उसके अंदर जो मैंने ब्लॉग बनाया है वो नहीं है। उसको कैसे कर सकता हूँ? तो इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग, वो कैसे चेक करूंगा इंडेक्सिंग और में कैसे हो देखिए, सकते हैं वो? ब्लॉगर्स गूगल डॉट सर्च कॉम जो कंसोल है में ना, मैंने ऐड किया। नहीं, bloggers.com जो आपका है ना, हाँ जी। वो बेसिकली ऑलरेडी वो गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्रॉलर उस पे आएगा, उसकी इंडेक्सिंग हर एक पेजेस की नहीं होती, वो bloggers.com पूरा का पूरा आपका इंडेक्सिंग किया हुआ है।
आप अपने पर्टिकुलर उस ब्लॉग को, जैसे मानिए आपने 10 ब्लॉग लिखे हैं, ठीक है, किस ब्लॉग को आपको क्या करना है, या फिर पूरे पेज को, या फिर करना है ना, आपको उसका बैकलिंक या फिर उसका आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा कि उसकी लिंक को आप कोरा पे या फिर नहीं होता कहीं कहीं पे आप पुट करो विद कंटेंट, तो फिर आपको ट्रैफिक आना उस पे स्टार्ट होगा। वो वैसा है bloggers.com। bloggers.com और ब्लॉगिंग जो लोग डोमेन होस्टिंग करते, दोनों में डिफरेंस है। पहली बार ब्लॉगर देखा कैमरे लगे हुए हैं ऐसी दुकान पे भी। इससे भी हो जाती है क्या चोरी यारी? हाँ, हम किससे बात करते, तो मुझे नाम नहीं पता आपका, प्लीज आप एक बार वापस से आ जाना। हाँ, तो बेसिकली देखिए bloggers.com और ये दोनों में डिफरेंस है। पेजेस के लिए आप डोमेन होस्टिंग लेते हो, bloggers.com खुद गूगल का ही दिया हुआ है, अब उसको bloggers.com कर दिया, पहले उसका नाम blogspot था, तो वो आपका गूगल का है। आप उस पूरे डोमेन को या तो आप उसकी मार्केटिंग करो, या फिर पर्टिकुलर पेज के, सॉरी पेज कह रहे, पर्टिकुलर ब्लॉग की आप मार्केटिंग करो, जी मैम। तब तब जाकर वो कहीं पे आपका होगा। दोनों में डिफरेंट है आपका। हाँ, चलिए, हाँ एक बार प्लीज आप इसमें देख लो, इस वाले में अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ है आप लोगों को तो एक बार आप लोग देख लो, और नहीं तो फिर हम लोग आगे स्विच करते हैं। इसको हाँ, शॉर्ट हो गया। हाँ, इस वाले पेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो हम लोग आगे स्विच करें। हाँ। चलिए, वेरी बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग, क्योंकि थ्योरेटिकल है, हो सकता है बोर हो रहे हो, किसी को नींद भी आ रही होगी, ये भी हो सकता है। ठीक, चल, जहां पे बोर होंगे वहां बता दीजिएगा। अब देखिए, अब आते हैं अपने मेन थिंग पे, जो अपना मेन आप बोल सकते हो एसईओ जिस पे डिपेंड करता है। आपके टू टाइप ऑफ क्या होते हैं एसईओ, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ये ठीक है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। अब देखिए, ऑन पेज एसईओ को हम लोग टेक्निकल एसईओ भी कहते हैं, ठीक है, टेक्निकल एसईओ को हम आपको अलग से भी लिस्ट दे देंगे, और क्या क्या मतलब टास्क आपको इन फ्यूचर किसी इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड कर सकती है वो भी हम आपको बता देंगे। अब ऑन पेज को ऑन साइट भी बोलते हैं एंड टेक्निकल एसईओ भी बोलते हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कोई टेक्निकल एसईओ की बात कर दे तो अरे भाई क्या होता है, नाम सेम ही है, ठीक है। अब जो भी काम हम लोग अपने वेबसाइट को रैंकिंग के लिए करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑन पेज करता है। ऑन पेज के ही अंदर देखिए यहाँ पे सिंपल में लिखा है, ऑन पेज जो आपका होता है डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर किस लिए हेल्प करता है, रैंकिंग के लिए हेल्प करता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। दूसरी चीज, ऑन पेज पे कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रिक्टली मना है, ठीक है, बिकॉज अगर आपको 3 बार पेनल्टी मिल जाती गूगल सर्च कंसोल पे, उसके बाद आपकी वेबसाइट ब्लॉक कर दी जाएगी। हेडर टैग्स का यूज किया जाता है, हेडर टैग्स क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, बल्कि ये थ्योरेटिकल है, हम लोग प्रैक्टिकली भी हेडर टैग्स के बारे में जानेंगे। हेडर टैग्स को अनदर वर्ड्स में हम लोग HTML टैग्स भी बोलते हैं, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग भी बोलते हैं हेडर टैग्स को। यहाँ हम लिख भी देते हैं, आप लोग का तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सेशन का वो है, हम आप बस ये वाला पॉइंट पढ़ा के फिर हम लोग जस्ट वाइंड अप कर देंगे इस चीज को। HTML, सॉरी, HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। तो जो आपका हेडर टैग्स है इसको हम लोग HTML टैग्स ही बोलते हैं। बेसिकली आपके हेडर टैग 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 एक ही बार यूज करना होता है हर एक सिंगल पेजेस पे। हर एक सिंगल पेजेस से मेरे कहने का मतलब है कि अगर मानिए आपके ये सारे पेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, ऊपर शॉपिंग, बिग बोनस गेम, इन्फ्लुएंसर्स एंड सारी चीजें आपको दी है, तो हर एक सिंगल हेडर में एक ही H1 टैग होगा, इट्स मैंडेटरी, ठीक है। बाकी H2 से लेकर H6 तक आप कितने भी यूज कर सकते हो, कैसे करते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। कहाँ चला गया, ठीक है। इंटरनल लिंक, जैसे हम लोगों ने कहा, सेम डोमेन में रिडायरेक्ट करना। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जब आप इमेज को पुट करते हो, पहली बात तो कॉपीड नहीं होनी चाहिए, कहीं से डाउनलोडेड नहीं होनी चाहिए, सेल्फ है, खुद से क्रिएट करिए।
या फिर गूगल आपको बहुत सारे वो देते हैं ना प्लेटफॉर्म्स, फ्री शटर स्टॉक, फ्री इमेजेस, इस तरह के करके आप वहां से भी ले सकते हो। उसमें कोई कॉपीराइट का क्लेम आपके ऊपर नहीं आएगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन करिए, हर इमेज का आप नाम दीजिए। अगर आपकी वेबसाइट में 15 इमेजेस है, हर एक 15 इमेजेस का नेम होना चाहिए। ठीक है, कैसे होता है वो भी हम लोग जानेंगे। ये कुछ एक बेसिक आप बोल सकते हो चेंजेस होते हैं जो आपकी ऑन पेज आपकी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करता है। ठीक, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, बस एक बार आप लोग बता दो। अभी इस वाले पॉइंट्स में बस आप लोग बताना, आप कुछ भी रिपीट करना हुआ तो। करना है क्या कुछ रिपीट? चल, ये जो सेटिंग है ना, इसका यूज हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, बिकॉज अभी आपका प्रैक्टिकली हो नहीं पाएगा, तो हम आपको ये प्रैक्टिकली करके बताएंगे। ये सेटिंग्स हर एक वर्डप्रेस के लिए होती है, बिकॉज जो कोडिंग के थ्रू करते हैं उनका यूआरएल रहता अपने से है, बट हाँ मतलब वो अपने से करेक्ट कर लेते हैं, बट हाँ वर्डप्रेस है तो ये सेटिंग्स हम आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं। अब ऑन पेज की बात करते हैं। वैसे अभी आपका सॉरी अभी आपका ऑन पेज वैसे खत्म नहीं हुआ, ये हमने एक जस्ट छोटा सा समराइज करके यहाँ दिया था। ऑन पेज इससे भी वास्ट है, ठीक है, तो अभी कहीं पे भी इसका दी एंड ऑन पेज का नहीं हुआ है। अब आती है आपके ऑफ पेज की बात। ऑफ पेज क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा, प्रमोट करना थ्रू अदर डोमेन से अपने डोमेन में, जिससे हम लोग बैकलिंक कहते हैं। बैकलिंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ऑन पेज होता है, बट बैकलिंक एक तरह से आप बोल सकते हो स्टैंड बाय की तरह हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए। कि अगर आप, जैसे मैंने बोला ना, टम्बलर, पिंटरेस्ट, कोरा, गेस्ट ब्लॉगिंग, बुक मार्किंग्स एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब आपका एक तरह से बैकलिंक का ही काम करता है। ठीक है, इवन तो गूगल एड्स भी करता है आपका, बट वो पेड में आ जाता है। तो जितनी चीजें ऑर्गेनिकली कर रही हैं आपको, वो आपकी बैकलिंक्स में आ जाती हैं चीजें। अब आपकी आती है मेन थिंग, ये तो टाइप थे। टाइप आपके दो तरह के हैं, कौन से? ऑन पेज एंड ऑफ पेज। अब आती है बात एसईओ टेक्निक की। सी, एसईओ टेक्निक, एसईओ टेक्निक जो आपकी होती है वो 3 टाइप्स की है। टेक्निकली डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ 2 टाइप, देखा जाए तो वैसे 4 टाइप्स की है। एक आपका लिनक्स में चला जाता है, जैसे रेड हैट बोलते हैं, वो आपका लिनक्स में आ जाता है, दैट इज अ कोडिंग पार्ट। और 3 अभी भी हम लोग काउंट करते हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे, जिसमें से 2 गूगल डिजिटल मार्केटर्स ध्यान देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पे। तो आपका जो क्या बोलते हैं एसईओ टेक्निक है, वो 3 टाइप्स का है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट, ये। ठीक है, व्हाइट हैट एसईओ जो आपका होता है वो सारे गूगल एल्गोरिदम्स को फॉलो करता है एंड वो स्ट्रिक्टली ऑन पेज पे वर्क करता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, एज अ एसईओ एग्जीक्यूटिव और एसईओ स्पेशलिस्ट आप लोग को सिर्फ व्हाइट हैट एसईओ पे ही काम करना है, बिकॉज व्हाइट हैट एसईओ गूगल के पैरामीटर्स को फॉलो करता है, और जो गूगल के पैरामीटर्स को फॉलो करेगा उसको प्रॉफिट ही मिलेगा। बट ब्लैक हैट एसईओ गूगल के पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करता। ब्लैक हैट एसईओ क्या करता है, कॉपी कंटेंट कर लेता है, कीवर्ड स्टफिंग कर देता है। क्या होता है कीवर्ड स्टफिंग? कि जब आप छोटे कंटेंट पे, फॉर एग्जाम्पल आपको 300 वर्ड्स का, हमने कहा कि आप डिजिटल मार्केटिंग पे 300 वर्ड्स का कुछ कंटेंट लिखो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कितनी बार यूज करोगे? क्या लगता है आप लोग को? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार आप यूज करोगे? मैम मिनिमम 1 टाइम तो करेंगे। हाँ, क्योंकि 300 वर्ड्स होते क्या है, 2 लाइन का ही सेंटेंस आपका होगा ना, 2 से 3 या 4 लाइन का सेंटेंस होगा। तो आपका जो वर्ड, आपका जो कंटेंट होता है ना, उस पे कितने लिमिट ऑफ वर्ड्स होते हैं या फिर कीवर्ड्स को पुट करना चाहिए। जैसे कि आपने आंसर दिया, ठीक है, 300 वर्ड्स का कंटेंट है, करेक्ट है, आप 1 बार यूज करो या फिर 2 मैक्सिमम अगर लगे तो, वरना 1 इज द बेस्टेस्ट। लेकिन वही 300 वर्ड्स में डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आप वो करो, सेंटेंस लिखो, देन फुल स्टॉप, फिर डिजिटल मार्केटिंग से सेंटेंस लिखो, देन फुल स्टॉप, फिर डिजिटल मार्केटिंग एंड देन फुल स्टॉप। तो आप देख रहे हो पढ़ने में भी वो चीजें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है, दैट इज कीवर्ड स्टफिंग। तो कीवर्ड स्टफिंग क्या करता है, एक बार के लिए तो वेबसाइट आपकी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, बट उसको नीचे आते टाइम नहीं लगेगा। तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी चाहिए। 1000 वर्ड्स का ब्लॉग है,
मिनिमम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कीवर्ड्स का यूज करिए। मोर देन 1000 के ऊपर है, लाइक 2000 वर्ड्स का कंटेंट लिख रहे हो, 4 टाइम्स यूज करिए, उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो अट्रैक्टिव रहता ही नहीं है। अब बात आती है अपनी इसमें, अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं। डुप्लीकेट कंटेंट, क्लॉकिंग। क्लॉकिंग क्या होता है? जब आपके यूआरएल सही तरीके से नहीं होते हैं, उसके लिए ये हम अभी आपको प्रैक्टिकली नहीं बताए हैं, बट ये हम आपको नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकली बताएंगे, ठीक है। बट हाँ, क्लॉकिंग क्या होता है? जब आप किसी यूआरएल पे क्लिक करो और वो यूआरएल कोई और जहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने शूज, पूमा शूज को आपने क्लिक किया और आप एडिडास पे चले जा रहे हो, तब देखो दो डिफरेंट कंपनीज, पूमा अपने में बड़ी कंपनी, एडिडास अपने में बड़ी कंपनी, दोनों डिफरेंट कंपनीज, बट वो यूआरएल गलत, उसका कंटेंट अंदर का गलत, तो वो क्लॉकिंग में चला जाता है, ठीक है। तो क्लॉकिंग की वजह से क्या होता है? आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक होने के बाद फिर वो आप कितना भी काम कर लो, कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता उस जगह। तो ब्लैक हैट एसईओ सबसे वर्स्ट होता है आपके उसमें काम करने में, और ग्रे हैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, जो उससे भी वर्स्ट है। ग्रे हैट कोई भी इंडस्ट्री यूज नहीं करती, नॉट अ सिंगल इंडस्ट्री आपको ग्रे हैट यूज करते मिलेगी, सिर्फ ब्लैक भी यूज नहीं करती, व्हाइट हैट एसईओ पे ही आपकी जो इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, काम करते आपको मिलेगी। तो एज अ एसईओ एग्जीक्यूटिव जो भी हम लोग अभी आगे सीखेंगे ऑन पेज पे, वो हम लोग व्हाइट हैट एसईओ के ऊपर ही सीखेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड्स अभी हम आपको नहीं बताएंगे, कीवर्ड्स का एक अलग से आपका एक लेक्चर होगा विद प्रैक्टिकल, कैसे हम लोग को कीवर्ड्स फाइंड करने चाहिए जिससे कीवर्ड स्टफिंग ना हो। बट हाँ, इन दोनों टेक्निक या टाइप में कोई प्रॉब्लम तो आप लोग एक बार पूछ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम टेक्निक या टाइप में, या कुछ रिपीट करना है। अभी ऑन पेज भी खत्म आपका हुआ नहीं है टेक्निकली, कुछ भी ऐसा। मैम एक ओवरव्यू दे देते मैम थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास में आया नहीं था। हाँ, हम आपको एक शॉर्ट में दे देते हैं ओवरव्यू। देखिए, आज का अपना जो था वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन था। जो भी वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट अपनी सीख रहे थे, उस वेबसाइट को आगे कैसे ग्रो करना होता है गूगल में, वो आपका एसईओ हेल्प करता है। एसईओ आपका इन शॉर्ट ये काम करता है कि कैसे हम लोग अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज का मतलब कि जो आप गूगल पे जाते हो और गूगल पे जो आपको क्वेरीज मिलती हैं, जैसे कि ये जो आपके सामने क्वेरीज आती हैं, इससे कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इस पे कैसे हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में ला सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एसईओ का इस्तेमाल करते हैं। एसईओ एक चीज और पे वर्क करता है, दैट इज अ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक, कितने अमाउंट में ट्रैफिक आ रहा है एंड कितना क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक एंगेज कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, वो आपकी वेबसाइट को और रैंक करने में हेल्प करता है। इसी में आपके कुछ गूगल एल्गोरिदम्स होते हैं, लाइक अ पांडा, पेंगुइन, हमिंग एंड मोबाइल फ्रेंडली, और भी आपके होते हैं। तो हम लोग जो आज सीखेंगे, मतलब जो हम लोग जिस पे वर्क करेंगे टेक्निकली, वो अपना पांडा एंड मोबाइल फ्रेंडली रहेगा। क्यों पांडा? क्योंकि पांडा आपका कंटेंट के लिए होता है और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट हम लोग को बनानी होती है, ठीक है। तो इन पे हम लोग वर्क करते हैं। पांडा पूरा आपका कंटेंट पे रहता है कि क्वालिटी कॉपी नहीं रहनी चाहिए कंटेंट, तो पेनल्टीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। साथ ही साथ जो भी वेबसाइट आप वर्क कर रहे हो, जिसको रैंकिंग के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, उसके लिए क्रॉलर का आना नेसेसरी है, ठीक है। तो क्रॉलर अगर आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो वो पेजेस की इंडेक्सिंग करके जाएगा, और वही इंडेक्सिंग आपकी रैंकिंग के लिए भी हेल्प करती है। इसलिए हम लोग क्रॉलर को चाहते हैं कि भाई वो आए, बिकॉज विदाउट क्रॉलर वो इंडेक्स होगा ही नहीं गूगल पे, मतलब ऑथराइज वो करेगा ही नहीं, कोई उसका वजूद ही नहीं रहेगा उस जगह पे। तो क्रॉलर का आना इट्स जरूरी। फिर आपकी आ जाती है लिंक्स, कि आपके इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैक लिंक्स। तो इंटरनल लिंक्स हमारी ऑन पेज के लिए आती है, एक्सटर्नल लिंक बहुत एक्सेप्शनल, जब आप किसी कॉपीड कंटेंट को पुट करते हो, तब उस सिचुएशन में आप जहां से कॉपी करके अपनी वेबसाइट में कंटेंट को पुट कर रहे हैं, उस लिंक को आप वहां पे पुट कर दीजिए। कैसे पुट होता है वो भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन हाँ, वो आपका एक्सटर्नल होता है। एंड बैकलिंक जो आपका होता है, वो हम लोग एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए ही करते हैं।
इसी में आपके 2 टाइप्स ऑफ एसईओ होते हैं, जो आपका ऑन पेज एंड ऑफ पेज है। ऑन पेज आपका बहुत वास्ट है, सिर्फ हेडर एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, बहुत सारे आते हैं, रीडायरेक्शंस आते हैं, साइट मैप आता है, robot.txt आता है, एंकर टेक्स्ट आता है, बहुत सारा ऑन पेज में आपका, लेकिन वो प्रैक्टिकली आप सीखोगे, बिकॉज थ्योरेटिकली कुछ नहीं समझ में आने वाला। थ्योरेटिकली इसलिए है कि कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको उसका एक बेसिक पता होना चाहिए। तो ऑन पेज आपका क्या होता है, जो भी आप एसईओ की रैंकिंग के लिए हेल्प करते हो वो सिर्फ ऑन पेज में, चाहे वो कंटेंट के लिए हो, मोबाइल फ्रेंडली के लिए हो, एक्सवाइज आप कुछ भी करो, ठीक है, तो वो ऑन पेज का रहता है। एंड ऑफ पेज आपका टोटली बैकलिंक, वो एक अलग ही टॉपिक है आपका बैकलिंक का, कि कैसे हम लोग बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज, आपकी टेक्निक्स 3 टाइप्स की होती है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। ग्रे हैट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, जो हम लोग इंडस्ट्री में बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। ब्लैक हैट एसईओ पे वैसे तो हम लोग यूज नहीं करते, बट कुछ कुछ इंडस्ट्रीज करती है, बट वो बाद में मतलब उनका वेबसाइट ब्लॉक भी हो जाता है। जो काम हम लोग करते हैं वो है व्हाइट हैट एसईओ, क्योंकि व्हाइट हैट एसईओ आपके गूगल के एल्गोरिथम्स को फॉलो करता है, हर एक पैरामीटर्स को चेक करता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट लॉन्ग टर्म तक आपको प्रॉफिट देती रहे। और व्हाइट हैट एसईओ और ऑन पेज एसईओ आपका मेन थिंग रहता है, जो भी हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा लगे आप लोग प्लीज बोलो। मैम अभी तो नहीं, इसमें तो नहीं है। कोई ना, हाँ वो थियोरेटिकल है ना, इस वजह से हम आपको अभी ये वाला इसका जो पीडीएफ शीट मिल है, जाएगा? हाँ हम वही आपको बोलने जा रहे थे कि हम आपको ये वाली शीट शेयर कर दे रहे हैं। ये जो सेकंड वाली शीट है ना, जब हम कल आपको कीवर्ड रिसर्च, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ कीवर्ड रिसर्च जब हम आपको पढ़ा देंगे ना ये वाला पॉइंट, तो हम आपको सेकंड शीट भी शेयर कर देंगे। आज हम आपको सिर्फ फर्स्ट वाली ही शेयर कर रहे हैं, ठीक है, चलेगा आप लोगों को? यस मैम। ओके, एक सेकेंड, हम आप लोग के ग्रुप में शेयर भी कर देते हैं। हाँ प्रेरणा, आपको कुछ कहना है क्या? मैम जैसे आपने अभी वेबसाइट का करवाया था, तो हम्म। लास्ट लेक्चर का अभी ग्रुप में तो आया नहीं है अभी कुछ, मतलब अच्छा, यूट्यूब वीडियो वगैरह का पे क्या? भी। हाँ, फुटर वाला जो कराया था ना, क्योंकि मेरा मिस भी हो गया था क्लास, उसमें कनेक्ट हो रही थी अदर क्लास में। अभी स्टू वैली से साहिल आप हैं क्या, कि प्रशांत आप हैं? मैंने ग्रुप में भी डाला था। हाँ जी मैम, मैं साहिल हाँ साहिल। हाँ साहिल, एक बार आप प्लीज इनका प्रेरणा का देख लीजिए ना प्लीज, वो ठीक है कुछ मैम, कह वीडियो रही शेयर कर दूंगा मैम। है। हाँ प्लीज, थैंक यू। ओके मैम। हाँ और मैम जैसे, हाँ। ये डाउट सेशन का जैसे रखने का बोल रहे थे, तो कुछ उसका वो हुआ कि क्या? आप एक बार मतलब आपको मतलब बात करना पड़ेगा कोऑर्डिनेटर, बिकॉज वो मेरे अंडर में नहीं है ना, इस वजह से। वो आप लोग अपने ग्रुप में बात कर सकते हैं उस चीज के वन लिए। लेक्चर हो जाता तो हाँ अच्छा हाँ, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आप लोग अपने उसमें मतलब बात कर लीजिए एक बार ग्रुप में, या फिर जो भी आपके, पहले आप लोग डिस्कस कर लो, और फिर आप मतलब जिनसे, एक सेकंड, सर्च इंजन, जैसे मैम वेबसाइट अभी डमी बनाना हो तो अभी प्रैक्टिस के तौर पे, तो फिर किस लोकल टाइप का होस्ट वो कर पे, सकते हैं? लोकल होस्ट जो अभी आप लोकल, कर रहे हो ना, हाँ लोकल होस्ट पे जैसे डमी कंटेंट लेना हो, किस टाइप से मतलब डमी सर्चिंग कंटेंट, वगैरह कर सकते हैं? लोकल होस्ट में अगर डमी कंटेंट लेना है तो एक ये है जो डमी कंटेंट आपको देता है, या फिर आप किसी भी वेबसाइट का ले सकते हो, उसमें आपका कुछ कॉपीड नहीं जाएगा। एक तो ये उसमें लॉरेम कॉपी। इप्सन, हाँ आप तो, क्योंकि वो आपका लाइव तो है नहीं। अब आप स्टू वैली, स्टू इंटरनेट, एक्सरसाइज किसी की डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट का आप लो, या फिर एक्सरसाइज कोई भी वेबसाइट का, वो लाइव लॉरम तो है नहीं। लॉरम इप्सन में तो मैम कंटेंट नहीं है, मतलब उसमें इमेजेस वगैरह कुछ तो। नहीं, इसमें इमेजेस आपको नहीं मिलेंगे। इमेजेस के लिए आप क्या करो, इसका यूज कर लो, शटर स्टॉक का। मैम शटर स्टॉक में ना, जो बैकग्राउंड में इमेज आती हैं कई बार, वो लिखा हुआ आता है शटर स्टॉक। तो ये आप यूज कर लो ना, बैकग्राउंड रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर, ये आप यूज कर लो। उससे जो बैकग्राउंड का आपका है ना, वो आपका रिमूव हो जाएगा। ये भी शेयर कर देते हैं आप लोगों से, एक सेकंड।
एक से थैंक यू शेयर मैम। सेंड नहीं किया, एक सेकंड रुकिएगा। आप लोग एक बार देख लो, अगर पहुंच गया हो तो आप लोग के पास, आप ही लोग का ग्रुप है ना ये इवनिंग का। कंट्रोल वी, ये आप बैकग्राउंड रिमूवल के लिए यूज कर सकते हो। बाकी आप कैनवा यूज कर सकते हो। ये लॉरेन इप्सम भी आप वैसे तो लोकल उसके लिए, होस्ट के लिए तो कोई भी आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डमी कंटेंट के लिए आप ये ले लो। और ये हो गया। शटर स्टॉक ऑफ फ्री इमेजेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक तो शटर स्टॉक तो गूगल का ही है। मैम इस एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया था ना बैकग्राउंड में इमेज लेना, तो उसके पे ग्रिड का यूज करते हैं ना, तो ग्रिड का मतलब उसमें 6 का ही आता है। जिसे उसमें लेते हैं ना फ्लैक्स बॉक्स, उसमें तो आता आएगा ही नहीं मतलब। देखिए, ग्रिड का आप तब लो जब आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजेस डालनी हो, उसके अंदर आपको कुछ नहीं पुट करना हो। और फ्लेक्स आप तब लो जब आपको दोनों चीजें करनी हो, तो आप वैसे कर लो उसको फ्लेक्स का यूज करके जैसे 2 3 बैकग्राउंड 4। पे आपने बताया था ना, बैकग्राउंड के ऊपर जो नहीं नहीं, होम वो पेज ग्रिड पे। और फ्लेक्स में नहीं आता। जो बैकग्राउंड का होता है ना वो उसमें आता है। जब आप प्लस और 6 डॉट्स वाले आते हैं, अगर आपको याद हो तो प्लस 6 डॉट्स एंड क्रॉस वाला ऑप्शन आता है। मुझे यहाँ पे ओपन करना होगा जैम, एक सेकेंड। मेरा जैम पास चला गया। हाँ, एक सेकेंड, आपको बता ओपन। मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मतलब मुझे 2 मिनट आप जैम पे लोग भी दीजिएगा। स्लो ही चल रहा है, मेरा भी स्लो हाँ, चल रहा है। मतलब मुझे 2 मिनट आप दीजिएगा। नॉट रिस्पॉन्डिंग। जैसे लाइन ब्रेक करते हैं तो ब्रेक मतलब यार उसका क्लोजिंग टैग और वो यूज करते हैं ना, लाइन ब्रेक करते हैं ना उसमें कंटेन। हाँ 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 हाँ, कंटेंट में जी हाँ। एक सेकेंड ना अपाचे, ये हो गया। क्या हो गया? होपफुली जल्दी ओपन हो जाए। हम आपको पहले बैकग्राउंड का एक बार बता देते हैं जब तक ये ओपन हो रहा है। आप बस थोड़ा सा मे बी आप समझ जाओ। मेरा पेज मार्कर उस पे नहीं हो, जैसे कि जब आप फ्लेक्स लेते हो, जैसे मानिए ये फ्लेक्स का बॉक्स है और ये ग्रिड का बॉक्स है, ठीक है। उसी में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के बॉक्स में ना ऑप्शन मिलता है। एक प्लस साइन का मिलता है और एक डॉट्स का मिलता है, जिसमें 6 डॉट्स लगे रहते हैं इस तरीके से, और एक आपका शायद क्रॉस का रहता है। तो अगर आपको बैकग्राउंड इमेज जो चाहिए होती है, ठीक है, मानिए आपने फ्लेक्स पे क्लिक किया और आपने एक पेज ले लिया, लेट कंसिडर आपने सिंगल वाला ले लिया फ्लेक्स पे, ठीक है, या फिर ग्रिड पे ही ले लिया, जो भी आपको चाहिए इस तरह से। तो इसके ऊपर भी जब आप चूज करते हो ना, सेम इसी तरीके से जब आप कर्सर देखना, ऐसा ही सेम आपको आइकन दिखेगा जब भी आपको चूज करते हो। तो उसमें आपको ना इसमें जाना है 6 वाले डॉट्स पे,
जब आप 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप स्टाइल में जाना, तब आप वहां पे अपना बैकग्राउंड इमेज आप चूज कर सकते हो कि आपको वीडियो चाहिए कि आपको मतलब मतलब आपको वीडियो चाहिए कि आपको मतलब नहीं कि स्लाइड शो चाहिए कि ग्रेडियंट चाहिए, तो आप यहाँ से ये जो 6 डॉट्स आप देख रहे हो ना, यहाँ से आप चूज कर पाओगे उसको। समझा क्या आपको ये वाला? हाँ, ये तो समझ में आ गया था। हाँ, दूसरा आपने क्या बोला था? मैंने पूछा था कि जैसे बैकग्राउंड में इमेज लिया था जिसमें उसमें जो होम पेज पर, तो हम्म उसके ऊपर अपने ग्रिड का यूज करते हैं ना, तो ग्रिड जब यूज करते हैं तो ग्रिड 6 वाला ही आता है। मतलब उसका जैसे 2 सेक्शन और 4 सेक्शन इस टाइप से नहीं आता है। तो एक काम करिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना ग्रिड का इस्तेमाल करना है ना, जैसे मानिए आपको 4 लेना है, आपको दिख 6 रहा है, तो आप 4 का यूज करिए, क्योंकि जो 2 में आप अपनी इमेजेस से कुछ भी कंटेंट अगर आप नहीं डालोगे ना, तो वो वेबसाइट पे कभी शो नहीं होगा। मैम पुट ही नहीं हो रहा, वो सेलेक्ट नहीं हो रहा एक्चुअली। एक सेकंड, ये ओपन हो गया। हम आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में बता दें, चलेगा? यस मैम। ओके, ये वाला आप मुझे बस रिमाइंडर दे देना अगर हम भूल गए, तो आपको हम ये नेक्स्ट लेक्चर में हम ये ओपन करके ही पहले से हम वर्डप्रेस रखे रहेंगे, हम आपको उस टाइम ही बता देंगे। बस आप मुझे एक बार रिमाइंडर दे दीजिएगा। हाँ, वही है, मैं इसीलिए वो था कि डाउट सेशन रहता ना तो उसमें कंप्लीट हो जाता है। वो हम कैसे बोले अब आपको, हम आपको बात उन्हीं से करनी पड़ेगी एक्चुअल में। मतलब ये मेरे अंडर में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं डाउट सेशन, बट आपको उनसे ही मतलब। और लोगों का मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्या? डाउट इशू नहीं रहता क्या? ग्रुप में आप लोग भी सेंड करिएगा एक बार अगर आप लोगों को हाँ, मतलब आप लोग ऐसे करके। साहिल, बस मुझे बस हो गया ना, बस प्लीज 2 मिनट और आप दे दो, हम जल्दी से वाइंड अप कर देंगे, प्लीज सॉरी उसके लिए। या मैम हाँ प्लीज वाइंड अप करें। और पिछली क्लास का जो भी लेक्चर है वो पोर्टल पे अपडेट हो चुका है, सो पहना आप जाके वहां से देख सकते हैं वीडियोस। ओके मैम, हाँ, यस सर। थैंक यू आप सर। वहां से देख लीजिए, और ये बस 2 मिनट में हम वाइंड अप कर रहे हैं, बस मुझे 2 मिनट आप दो, या हम प्लीज। तुरंत कर रहे हैं इसको वाइंड अप। जाओ। हाँ, आप क्या कह रहे हो? चलिए, हमने यहाँ पे ये ले लिया प्रेरणा, अब बताइए आप। हाँ, जैसे बैकग्राउंड में इमेज लिया था ना। ग्रिड ले पहले क्या? नहीं नहीं, ग्रिड नहीं, जिससे इमेज लिया, इमेज के ऊपर हम ग्रिड का यूज करते हैं ना। इमेज के ऊपर? अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो क्या? एक सेकंड हाँ। रुकिएगा। ये है, ठीक है, इसमें मैंने ये लिया है, पहले फ्लेक्स लिया है, ये लिया है, ठीक है। हम्म। इसके बाद ये जो आप 6 डॉट्स की जो हम बात कर रहे थे, आपको यहाँ पे जाना हाँ है क्लिक करके। क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे आप ध्यान देना, यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन हाँ। है। स्टाइल पे आप गए, ये बैकग्राउंड इमेज है, आपको जो इमेज चाहिए आप यहाँ से चूज कर लीजिए। एक सेकेंड, जैसे ये आपका चूज हो गया, मतलब वो शॉर्ट इमेज थी इस वजह से। आप दूसरी भी इमेज ले सकते हो, क्योंकि ये वाली इमेज, मैम इमेज का साइज क्या मतलब रहता है इसका? वो इमेज का साइज इसमें आपको ये दिया हुआ है रेजोल्यूशन में, कैसा आपको इमेज का साइज चाहिए। नहीं नहीं, ये जैसे मैक्सिमम इमेज अपन चूज कर दें ना, तो कितना साइज मतलब लेना चाहिए इसका लिए? ये देखिए, हम एक्यूरेट आपको हम बता, वैसे तो 1024 × 1024 ऐसे होता है जो मुझे पता है, वन वन जीरो टू जीरो फोर टू फोर हाँ, बट ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अब आपका ये इमेज आ गया, अब आप इस पे कह रहे हो ग्रिड लेने का। यस यस। ये ग्रिड आपका, ये आपने ड्रॉप मतलब कर 6 दिया, सेक्शन में ही आता है ये। ये 6 आ गए सेक्शन। मेरा इसका था कंसर्न कि भी अगर 2 सेक्शन या 4 सेक्शन लेना हो तो किस टाइप से मतलब तो ले? 2 सेक्शन 4 सेक्शन आप पैसे ले लो ना, जैसे कि प्लस साइन पे जाओ आप, हम्म। ठीक है, यहाँ जाओ, ग्रिड पे जाओ, 2 सेक्शन आप ले लो, ठीक। उसके बाद अपने कंटेंट, ये 6 डॉट्स पे जाइए, हम्म। ये 6 वाले डॉट्स पे कहाँ चला गया? स्टाइल, बैकग्राउंड टाइप आया, यस। क्लिक करिए। इमेज बाद में चूज कर सकते हैं ना?
हाँ हाँ, ये देखिए हम अभी पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये और ये। अभी इसमें ये आपका बैकग्राउंड आ गया 2 सेक्शन में। Yes. ठीक है, अब आप इसमें बस और चीजें पुट करते चलोगे ना, तो ये हम्म, इसकी लेंथ भी बढ़ती चलेगी। जैसे देखिए ये पुट किया, इसकी लेंथ आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको इसका लेंथ अगर आपको चाहिए तो बस आपको चीजों को पुट करना होगा इसमें। जैसे अब ये मतलब इमेज ले ले रखी है ना, इमेज का हाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो हाँ, मतलब इमेज रिपीट हो रही है। तो मेरा तो कहना था कि ये इमेज पूरा मतलब इमेज आए, उसका साइज का। ये आपका लेंथ बढ़ता जाएगा जब आप इसमें कंटेंट डालती जाएंगी ना, वैसे वैसे इसका लेंथ। जैसे देखिए नहीं ये है मैम, ना, डुप्लीकेट हो रहा है ना इमेज, जैसे ये पर्सन है तो क्योंकि ये साइज छोटी हाँ, होगी ना इमेज की, इस वजह से ये डुप्लीकेट हो रहा वही है। वही मेरा था कि कितने साइज का ले मैक्सिमम। ये फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड, ये तो अपनी फुल साइज में ही है इमेज, बट मुझे 1024 इंटू 1024 पिक्सल का, एक बार आप देखिए 1024 इंटू 1024। कुछ इमेजों में तो ठीक आ जाता है, कुछ इमेजें हाँ एक तरफ से आप रिपीट 1024 इंटू 1024 का आप देखिए, वो आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट पिक्सल की वो होती हैं। ट्राई करती हूँ मैम फिर अगर हाँ, कुछ होता है नहीं तो। आप एक बार देखिएगा 1024 इंटू 1024, वो वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे। और बैकग्राउंड तो आपको ऐसे ही पुट करना होगा इस तरह से, आप जो 2 का बैकग्राउंड। बोल रहे थे ना, तो वो 2 का वैसे ही आ जाएगा आपका। इस पे जाइए, पहले आपको जो लेना है ग्रिड में, आपको 2 चाहिए आप 2 ले लो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप चले जाओ और इसमें आप स्टाइल में चले जाओ और बैकग्राउंड में चले जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो। और बट कंटेनर का, ग्रिड के अंदर भी कंटेनर का यूज करिएगा। ठीक है, ग्रिड के मानिए, अंदर भी हाँ कंटेनर मस्ट है। हाँ कंटेनर मस्ट है, क्योंकि अगर आप नहीं यूज करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा। जैसे ये इमेज आ गई आपकी सिंगल की, हाई रेजोल्यूशन वाली थी 1024 इंटू 1024। अब इसके अंदर आप कंटेनर पुट कर दो ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप, ये ड्रॉप। ठीक है, आप अब इसके अंदर जो भी आपका लेंथ होगा वो ऑटोमेटिकली आपका, देखिए वो धीरे धीरे इमेजेस आपकी शो होना स्टार्ट हो हो जाएंगी। जाती है। तो वो आप वैसे कर सकते हो इस तरीके से। ये मैम एक जैसे इफेक्ट डालते हैं इसमें इमेजेस में, वो किस टाइप से डालते हैं? इफेक्ट मतलब? जैसे ट्रांसपेरेंसी रहता है ना। मतलब इसके ऊपर का आप हाँ, कह रहे हो क्या? जो हाँ कई हाँ, वेबसाइट में देखा है मैंने कि ट्रांसपेरेंसी रहती है एक ना। सेकेंड वो आपको बता दे। जैसे ये है ना आपका बैकग्राउंड, यहाँ पे ये जो कलर आप देख रहे हो ना, इस पे आप जाना, इसको जब आप ड्रैग करोगे तो इससे आपका इस पे तो कलर चेंज होगा ना। ट्रांस, मतलब आपको इमेज के ऊपर चाहिए क्या? ट्रांसपेरेंसी करते हैं ना कि कई बार मतलब विजिबल थोड़ा सा लाइट उसमें रहता है, कभी डार्क में, इस टाइप से। आप मुझे एक बार ना, ये तो समझ में आ गया ना हाँ आपका। ये तो हो गया। तो वो ट्रांसपेरेंसी वाला आप मुझे क्या करना ना, नेक्स्ट लेक्चर में आप स्क्रीन शेयर करके मुझे एक सैंपल रखे रहना। वो एक सैंपल आप मुझे एक बार दिखा देना तो हम समझ जाएंगे कैसे करना है उसको। ओके ओके। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक चलिए, ओ वेलकम, चलिए बाय बाय, टेक केयर बाय। एवरीवन।